वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल एस के स्टडी पर फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें बात हम करने वाले हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज पढ़ेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि स्टूडेंट्स आपको कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ में डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं, क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। यहाँ बात करेंगे पहले प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न कौन सा है, देखिए सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यदि यल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हैं, क्या है यहाँ, यल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हैं, तो यल अपान आर का मात्रक क्या होगा। यल अपान आर का मात्रक क्या होगा, सेकेंड पावर -1 मीटर सेकेंड या मीटर। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसका उत्तर होगा सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण क्रमशः I बराबर 2 साइन ओमेगा टी एम्पियर तथा V बराबर 5 कास ओमेगा टी वोल्ट है, तो परिपथ में शक्ति क्षय क्या होगी। तो परिपथ में शक्ति क्षय क्या होगी, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन 0, दूसरा 10 वाट, तीसरा 5 वाट, चौथा 2.5 वाट। तो देखिए इसका उत्तर अगर निकालेंगे तो P = AB होगा, यानी कि V0/√2 इंटू I0/√2 क्या हो जाएगा, cos फाई। ये फार्मूला आपका होता है और इस पर देखिए आप रखेंगे, देखो V0 का मान कितना है, अगर यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए समीकरण से हम क्या निकालेंगे, V बराबर V0 cos ओमेगा टी होता है और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से I0 का मान कितना दिया है, इस समीकरण से निकाल लेंगे 2 और V0 का मान निकाल लेंगे इस समीकरण से 5। तो यहाँ पे रख देंगे V0 का मान 5 और I0 का मान रख देंगे 2, नीचे √2 है ही, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा टोटल यहाँ पे। और cos 90 डिग्री का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे यहाँ, ठीक है। तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 बराबर क्या होता है, 0 होता है, cos 0 बराबर 1 होता है। यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो स्टूडेंट्स आपको देखिए ये चीज़ें ध्यान में रखना है और अच्छी तरीके से पढ़ते चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए आगे बात करेंगे, किसी परिपथ में, ठीक है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान, तो किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का जो शीर्ष मान है √2 है, कितना है, √2 है, एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, देखिए इसमें दिया क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान। तो प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान कितना दिया है, I0 बराबर √2 एम्पियर, ठीक है। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर कितना हो जाएगा, I0/√2 बराबर √2/√2 बराबर 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। एक बार ज़बरदस्त तरीके से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए मेरे पेरेंट्स वीडियो कैसी लग रही है और जो प्रश्न है आपके सामने वो कैसे हैं, तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथे प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंग दैर्ध्य की तरंगों के नाम बताइए, ठीक है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की तरंगे रेडियो तरंगे हैं तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य की तरंगे गामा किरणें हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पूछता है कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की तरंगे कौन सी होती है, तो वहाँ कौन सी है, रेडियो तरंगे होती हैं, और सबसे कम की तरंग दैर्ध्य की तरंगे कौन सी होती हैं, गामा किरणें होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, एक कोण वाले, ठीक है, एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ, ठीक है, एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ अपवर्तनांक √2 है, कितना है, अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, √2 है, तथा न्यूनतम विचलन कोण कितना है, 90 डिग्री -a है, का a का मान होगा, a का मान कितना होगा। यहाँ पे चलिए इसको निकाल कर बताते हैं, क्योंकि यह प्रश्न आपको लिए बिना सॉल्व किए नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए इसको निकालते हैं। तो आपको मेरे प्यारे फ्रेंड मालूम होगा अपवर्तनांक n बराबर कितना होता है, साइन
कोष्टक में होल कोष्टक a प्लस डेल्टा m अपान 2 इंटू साइन अपान a/2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन यहाँ देखिए n का मान, अपवर्तनांक का मान देखिए दिया है आपका यहाँ पे प्रश्न में, अपवर्तनांक का मान कितना दिया है, √2 दिया है, और विचलन कोण हमारा डेल्टा m बराबर कितना दिया है, 90 - a दिया है। दो चीज़ें दी है, अपवर्तनांक दिया है, विचलन कोण दिया है, और a का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, अब n बराबर क्या हो जाएगा, साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a/2। तो √ क्या हो जाएगा, √2 बराबर साइन a प्लस 90 - a अपान 2 का अपान साइन a/2। ठीक है, अब बात करेंगे आगे, √2 बराबर साइन 45 डिग्री अपान साइन a/2 क्या हो जाएगा, साइन a/2। तो यहाँ पे देखिए साइन a/2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से इसका मान 45 यहाँ हो जाएगा, क्यों ऐसे हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और 90/2 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो साइन 45 अंश बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना, अगर यहाँ पे अगर इसको निकालते हैं तो कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे इसको सॉल्व करके देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो देखिए साइन 45 अंश का मान कितना होता है आपको मालूम होगा, चूँकि साइन 40 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पे रख देंगे मान, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 1/√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे, क्या हो जाएगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तो 1/2 बचेगा, लेकिन यहाँ की बात करते हैं, साइन a/2 बराबर साइन 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब साइन 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आगे बचेगा a/2 बराबर 30 अंश या a बराबर 60 डिग्री। ठीक है, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही निकल कर आता है, ऑप्शन सी आपका सही निकल कर आता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जो प्रश्न आपका है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। जो प्रकाश का विवर्तन होता है उससे आप क्या समझते हैं, इससे आपको क्या करना है, अच्छे से आपको बताना है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण है, जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें कहाँ पड़ती हैं, जब किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं, यानी कि तीखी जो बहुत नुकीली जो अवरोध होते हैं उस पर पड़ती हैं, तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। यानी कि जैसे ये पेन है मेरे प्यारे, अगर इस पर हम क्या डालें, अगर प्रकाश डालें तो जो प्रकाश होगा इसके ओर थोड़ा मुड़ जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे की ओर क्या हो जाएंगे, मुड़ जाती हैं। तो प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हम बात करते हैं, देखिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे ये कोई नुकीली चीज़ है, ठीक है, अब यहाँ से अगर हम प्रकाश डालते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई स्रोत है, प्रकाश डालते हैं, तो जो प्रकाश होगा इसकी ओर थोड़ा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, मुड़ जाएगा, फिर ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, विवर्तन कहते हैं सुप्रेक्ष विवर्तन होने के लिए विवर्तन वस्तु का आकार तथा तरंग दैर्घ्य समान कोट की होनी चाहिए। इसका देखिए, इसकी एक कंडीशन और है, क्या है कि जो सुप्रेक्ष होने के लिए विवर्तक वस्तु का आकार तथा तरंग दैर्घ्य समान कोट की होनी चाहिए। कौन सी कोट की, समान कोट की होनी चाहिए। अब देखिए आगे बात करेंगे, विवर्तन तरंगों का एक विशिष्ट गुण है। जो विवर्तन है यहाँ और क्या करा, जो विवर्तन है तरंगों का एक विशिष्ट गुण है। ठीक है, यह गुण क्या है, एक तरंगों का एक बहुत बड़ा विशिष्ट गुण है जो केवल तरंगों में दिखने को मिलता है। कहाँ में देखने को मिलता है, केवल तरंग में ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है मेरे पेरेंट, इसलिए हम आपको इस सामने लाए हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट करना है आपको। देखिए पहले नंबर की बात करेंगे, व्यतिकरण की बात करेंगे, उसके बाद विवर्तन की बात करते हैं। व्यतिकरण में देखिए, दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप, इससे क्या होगा, दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त होता है? व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज़्यादा चैनल को शेयर करने की जरूरत है। चैनल को शेयर करते रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। विवर्तन एक ही तरंगार्घ के विभिन्न भागों अथवा बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से विवर्तन प्राप्त होता है। विवर्तन किससे प्राप्त होता है? इसको आपको ध्यान देने की बात है कि तरंगार्घ के विभिन्न भागों, तरंगाग्र, ठीक है, के विभिन्न भागों अथवा बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से क्या प्राप्त होता है? विवर्तन प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे व्यतिकरण। व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्तपुंजों की तीव्रता क्या होती है? समान होती है। यहाँ पे एक बात और निकल कर आ रही है कि व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्तपुंजों की तीव्रता क्या होगी? समान होती है। अब आगे बात करेंगे विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज दोनों ओर घटती जाती है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप जो लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप लास्ट तक नहीं जुड़े रहेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली हैं। तो आपको लास्ट तक रुके रहना है और अच्छी तरीके से समझते रहना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब कर देना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको बस हमारे साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। देखिए अगला प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। आप सर्च करेंगे अपनी विद्या में से कहीं भी को देखेंगे तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? देखिए पहले उत्सर्जन की बात करेंगे, फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की बात करेंगे। जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से, ठीक है, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को, यानी कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। क्या होने लगता है? उत्सर्जन होने लगता है। इसी क्या कहते हैं? प्रकाश का वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। मतलब जैसे कोई सतह है, जब इस सतह पर उस यानी कि धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति, जब यहाँ पे इसकी एक निश्चित आवृत्ति होती है, इस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की जब प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश का वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। आगे बात करेंगे, ठीक है, आगे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसलिए आपके सामने हम लाए हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है? 1 मिलीग्राम द्रव्यमान, ठीक है, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से, ठीक है, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, जब हम 1 मिलीग्राम द्रव्यमान को नष्ट करेंगे या क्षति करेंगे उसकी तो कितनी जूल ऊर्जा हमें प्राप्त होगी? सबसे पहला नंबर आपको क्या निकालना होगा? डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा? 1 मिलीग्राम यानी कि 1 × 10⁻⁶ kg। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आप प्रकाश की चाल जानते हैं, c बराबर क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करेंगे डेल्टा ई की बात करेंगे। डेल्टा ई देखिए, डेल्टा mc², ये ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, ठीक है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। E बराबर mc²। अब देखिए m का मान कितना है? 1 × 10⁻⁶ इंटू प्रकाश का क्या है? 3 × 10⁸ मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻10 जूल। क्या निकल कर आएगा? जूल निकल कर आएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ये प्रश्न आपको रट लेना है, जिस तरीके से वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आगे बात करेंगे सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा का स्रोत होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक प्रोटॉन हमारा प्रोड्यूस हुआ तो ये प्रोटॉन क्या करेगा कि अब फिर से जुड़ करके अब फिर एक नया प्रोटॉन जो परमाणु बना लेता है। इसलिए नाभिकीय संलयन की क्रिया क्या होती है? अनंत वर्षों तक चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पे परमाणुओं का जुड़ना होता है, ठीक है। क्या होता है? जुड़ना होता है, ठीक है।
जुड़ने क्या हुआ कि जैसे कोई एक परमाणु है तो वो आपको कई परमाणुओं को जोड़ता चला जाएगा, जिससे उसकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि जैसे एक परमाणु टूटा तो वहाँ से कई परमाणु क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये विखंडन की क्रिया हो जाती है। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको कमेंट कर जरूर बताना है। और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और आपको चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। और जो स्टूडेंट्स हमारे लास्ट तक बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।